हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 के चैप्टर नीलू के बारे में पढ़ेंगे। नीलू महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। संस्मरण हिंदी साहित्य की वह रचना है जिसमें लेखक अपने जीवन में जो कुछ देखता है, अनुभव करता है या जीवन की कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसे लेखक उस घटना को याद करते हुए लिखता है, यही संस्मरण कहलाता है। प्रस्तुत संस्मरण नीलू में लेखिका ने अपने पाले हुए कुत्ते नीलू तथा साथ ही उसकी माँ लूसी के जीवन से जुड़ी स्मृतियों का, यादों का वर्णन किया है। इस पूरे संस्मरण में नीलू की संपूर्ण जीवन यात्रा में लेखिका ने उसके साथ बिताए पल, नीलू की स्वामी भक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार भावना, स्नेह संबंध का वर्णन किया है। इस संस्मरण को पढ़ते समय पाठक यह भूल जाता है कि वह पशुओं के रूप में आदत, व्यवहार, स्वभाव, चरित्रों के बारे में पढ़ रहा है या मनुष्यों के विषय में। तो चलिए अब नीलू को हम लोग पंक्तियों के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। इस संस्मरण को आप पढ़ने के उद्देश्य से मत पढ़िए कि आपको पढ़ना है। आपको ऐसा पढ़ना है, आपको महादेवी वर्मा के स्थान में अपने आप को रखना है। और जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं और आप उससे अपने आप को जोड़ कर देखते हैं तो आपको यही फ़ायदा होता है कि आपको जो पढ़ रहे हैं आपको अच्छी तरह से वह विषय समझ में आता है। नीलू के संबंध में भी ऐसा ही है। इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनेंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने सभी को अंडरलाइन कर लिया है। मैं आपसे वादे के साथ कहता हूँ कि अगर मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो आपको कभी भी दोबारा इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन अर्थात होता है यह एक प्रकार की नस्ल है, कुत्तों की नस्ल है। ठीक है, एक प्रकार की नस्ल है कुत्तों की। उसकी अल्सेशियन माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। पहला प्रश्न ही यही है कि नीलू की माँ का नाम क्या था? लूसी था। अब लूसी के हम थोड़े से स्वभाव के बारे में देखते हैं, उसके रूप के बारे में देखते हैं कि लूसी कैसी थी। हिरनी के समान वेगवती, यानी उसका वेग कैसा था? हिरन के समान वह तीव्र गति से भागने वाली थी। सांचे में ढली हुई देह, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। ऊपर काला आभास देने वाले पूरे भूरे पीताभ रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी अर्थात होता राजा महाराजाओं जैसा राजसी विशेषता देते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो लूसी है उसे कौन सी जो विशेषताएं थी उसे राजसी बनाती थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भी। यहाँ पर लूसी के रूप आकृति का वर्णन किया गया है, तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। वह हिरन के समान तेज भागने वाली थी। सांचे में ढला हुआ उसका देह था, उसमें उसके शरीर में बहुत कम मांस था। ऊपर काला आभास देने वाले जो उसके पूरे शरीर में जो उसके रोम थे वह भूरे रंग के थे, भूरे पीताभ यानी पीलापन लिए हुए भूरा। बुद्धिमानी का पता देने वाली काली आंखें, उसकी काली और छोटी छोटी आंखें थी। उसके कान खड़े थे और सघन थे, और सघन अर्थात रोओं से भरा हुआ, रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ। उसकी पूंछ कैसी थी? लंबी थी। यह सब जो उसका जो रूप था उसे कैसी विशेषता देते थे? राजसी विशेषता देते थे, और वह सामान्य कुत्तों से भिन्न थे। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आदेश किसी का नहीं मानता परंतु सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई थी। आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लूसी की स्थिति स्वच्छंद सहचरी के समान क्यों हो गई थी। तो अल्सेशियन जो कुत्ता है वह एक ही स्वामी को स्वीकार करता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का जब उसे स्वामित्व सुलभ नहीं होता
तब वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। अगर दूसरों शब्दों में कहें तो किसी का आदेश भी नहीं मानती है, और लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में भी वह तत्पर रहती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो वह किसी का बात भी नहीं मानती, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो वह सभी का भी बात मान लेती है। ऐसा होता है लूसी का स्वभाव। उत्तरायण से जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी। हम जैसे कहानी को पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब से पढ़िए, आपको एक भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। आप 1 से 2 बार कहानी को पढ़िएगा और आप किताब बंद करके हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उत्तरायण से जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर ही एक दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य की सामग्री प्राप्त हो सकती थी। आवश्यक खाद्य सामग्री। शीतकाल में यह 2 पर्वतीय भित्तियों का अंतराल बर्फ से भर जाता था और उससे से पगडंडी का अस्तित्व का चिन्ह भी शेष नहीं रहता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक अंगोछा या चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो उत्तरायण के लोग थे वह लूसी से कैसे सामान मंगवाते थे? तो क्या होता था कि जो शीतकाल के समय में जो पर्वतीय भित्ति थी, अर्थात जो 2 पर्वतों के बीच से जो रास्ता निकला हुआ था, जो पगडंडी थी, वो बर्फ से ढक जाती थी और जो पगडंडी है उसका अस्तित्व भी नहीं दिख पाता था मनुष्यों को। तो वे क्या करते थे, वे जो लूसी है उसके गले में रुपए और सामग्री की सूची एक गमछे या चादर के साथ बांध देते थे। वह और लूसी दौड़कर उस दुकान पर जाती थी और वहाँ से सामान ला करके लोगों को दे देती थी। तो इसी तरह से लोग वहाँ लूसी से अपना सामान मंगवाते थे। कैसे मंगवाते थे सामान? तब दुकान तक पहुँचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची एक अंगोछे या चादर के साथ बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। वंश परंपरा से बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुँच जाती थी। वंश परंपरा वह जिस जाति की थी, उस जाति के जो कुत्ते होते हैं वह वंश परंपरा से ही बर्फ में अपना मार्ग बना लेते थे, और इसी बर्फ से मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे रास्ताओं में आते हुए बाधाओं को पार कर दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गई, कभी आटा याद रहा और आलू भूल गए, पर लूसी को मंगवाने वाले के भुलक्कड़पन से कोई शिकायत कभी नहीं रही। जो वहाँ के लोग थे वह अक्सर भूल जाया करते थे हर सामान के बारे में। कभी उससे चाय लाने को कहते थे तो चाय पत्ती, चीनी लाने को कहते थे तो चाय भूल जाते थे। कभी वह आटा मंगाते थे तो आलू भूल जाते थे और दोबारा उसे कहते थे कि उससे आलू लेकर क्या उसके गले में सूची और पैसे रख करके उसके गले में बांध देते थे। पर जो लूसी थी कभी इनका विरोध नहीं करती थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। उसकी तत्परता के कारण मंगवाने वाले में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती ही थी। एक दिन किसी अधिक ऊंचाई पर बसे पर्वतीय ग्राम से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लूसी की मित्रता किससे हो गई थी? तो एक बर्फ से भटकता हुआ पर्वतीय ग्राम से भटकता हुआ भूटिया कुत्ता आ गया था। उन दोनों में आकृति की वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ति और अनगढ़ शिलाखंड में होती, परंतु दुर्दिन के साथी होने के कारण वे सहचर हो गए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा अपनी ही जीवन उष्मा के बल पर उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेचारा मर जाता है और एक बचा रह जाता है। शीत ऋतु में प्राय लकड़बग्घे हाइना को कहते हैं। शीत ऋतु में प्राय लकड़बग्घे ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। वैसे तो यह हिंसक जीव कुत्तों से कुछ बड़ा ही होता है, परंतु कुत्ता इसका प्रिय खाद्य होने के कारण रक्षणीय स्थिति में आ जाता है। जो हाइना होते हैं उनका प्रमुख खाद्य क्या होता है? कुत्ता होता है। ये कुत्तों से बड़े होते हैं,
हाइना को ही कहते हैं लकड़बग्गा, और ये कुत्तों का ही शिकार करते हैं। सामान्य कुत्ते तो लकड़बग्गे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव से हो जाते हैं, अतः उन्हें घसीट ले जाने में से कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। जो सामान्य कुत्ते होते हैं वह संघर्ष नहीं कर पाते लकड़बग्गे को देखकर, उन्हें देखते ही वे लोग स्तब्ध हो जाते हैं और निर्जीव हो जाते हैं। इसलिए जो लकड़बग्गे हैं इन सामान्य कुत्तों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। असामान्य भूटिये या अल्सेशियन कुत्ते उससे संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष कौन से कुत्ते कर पाते हैं? जो असामान्य भूटिये कुत्ते होते हैं और जो अल्सेशियन कुत्ते होते हैं वे उनसे संघर्ष करते हैं अवश्य, परंतु अंततः पराजित ही होते हैं। कितने भी संघर्ष कर ले जो भूटिये कुत्ते और अल्सेशियन कुत्ते हैं जो लकड़बग्गे से यानी हाइना से, पर उनसे जीत नहीं पाते हैं, अंत में पराजित ही होते हैं। 4-5 दिन को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। 4-5 जब उसका जो बच्चा था, एक जो बच्चा कुत्ता का जो बच्चा था लूसी का, वह 4-5 दिन का हुआ था, अब उसको छोड़ करके वह प्रायः दुकान आने जाना शुरू कर दी थी लूसी ने। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही नहीं सकी। बर्फ़ के दिनों में सांझ से ही सघन अंधकार घिर जाता है और हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती है। इसी से प्राय शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण लकड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। क्या होता है, कुत्तों में जो घ्राण शक्ति होती है अर्थात जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वह किसी भी घटना को सुगंध के माध्यम से पता कर लेते हैं। लेकिन जब शीतकाल का मौसम आता है तो बर्फ़ के दिन में सांझ से ही अंधेरा छा जाता है और हवा ऐसी बहती है, इतनी ठंडी बहती है कि वह गंध का वहन नहीं कर सकती है। हवा में गंध मौजूद नहीं रहती है। इसी से क्या होता है कि शीतकाल में जो कुत्तों की घ्राण शक्ति अर्थात सूंघने की क्षमता है वह बहुत ही कम हो जाती है। इसी कारण जो लकड़बग्गे के आने की सूचना, जो आने की सुगंध है, वे जो कुत्ते हैं पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। और इसी कारण उस घटना से अनजान रहकर जो लूसी है उसका शिकार बन जाती है। सवेरे बर्फ़ पर कई छोटे बड़े पंजों के आगे तथा पीछे घसीटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत ही प्राण त्याग दिए होंगे। एक सुबह में क्या होता है, अगली सुबह में लूसी जिस दिन जाती है सामान वामान लाने के लिए, एक दिन ऐसी जाती है सांझ को कि वह दोबारा लौट नहीं पाती है। सुबह को क्या देखा जाता है? सुबह को यह देखा जाता है कि बर्फ़ पर छोटे और बड़े पंजों के निशान हैं, आगे पीछे घसीटने के चिन्ह है और खून से लथपथ वह जो सफ़ेद बर्फ़ है वह खून से ऐसे रंग गया है जैसे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही दवात उलट गई हो। ठीक है, वही हम लोग देख रहे थे कि सवेरे बर्फ़ पर कई छोटे बड़े पंजों के आगे पीछे घसीटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष किया होगा, उसके बाद ही उसने प्राण दिए होंगे। वह जो लकड़बग्गे हैं उनसे उन लोगों से लूसी ने बहुत ही संघर्ष किया होगा, अंततः पराजित हुई होगी और लूसी उन लकड़बग्गों के द्वारा मारी गई होगी। बर्फ़ पर रक्त के पनीले धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही के दवात उलट गई होगी। खून के धब्बे बर्फ़ पर ऐसे पड़े थे मानो कि किसी बालक की जो ड्राइंग पुस्तिका जो सफ़ेद पेज है उस पर लाल स्याही की दवात उलट दी गई हो। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूरने से दूध बनाकर उसे पिलाया, पर रजाई में भी वह माँ की पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डालिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। जालिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लूसी के अभाव में नीलू की परवरिश कैसे हुई थी। तो जो लूसी जब मर गई थी तो लूसी के लिए तो सब रो रहे थे, लेकिन जिसको रोना चाहिए था वह तो बच्चा था और अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाता था। वह माँ के लिए तो कम शोर मचाता था, लेकिन उसे दूध चाहिए था और दूध के अभाव में वह ज़्यादा चिल्लाता था। लेखिका ने क्या किया, उसे दूध का पाउडर चूर्ण बनाकर पिलाने की कोशिश की। रजाई में वह माँ की पेट की गर्मी खोजता था, उष्णता अर्थात गर्मी खोजता था, और न मिलने पर रोता चिल्लाता रहता था। तो लेखिका ने क्या किया था, उसके लिए एक स्वेटर बुन दिया था।
लेखिका ने उसे कोमल ऊन और अध बुने स्वेटर की डालिया में रख दिया, जहां वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। जालिया में वह उनकी गेंद जैसा लगता था। आने के समय उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। आने के समय लेखिका उसे कहाँ लेकर के आ गई थी? प्रयाग। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है। भूटिये बाप और अल्सेशियन माँ के रूप रंग ने उसे जो वर्ण संकरता दी थी, उसके कारण न वह अल्सेशियन था और न भूटिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नीलू किस प्रजाति का कुत्ता था, तो आपको आंसर देना है कि न तो वह अल्सेशियन था और न ही भूटिया था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ अल्सेशियन थी और उसका जो पिता था वह कैसा था? भूटिया था। ठीक है। रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के सम्मिश्रण से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप चाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और नीचे लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखून से युक्त थे। शरीर में ऊपर का भाग चौड़ा पर नीचे का पतले पेट के कारण हल्का और तीव्र गति का सहायक था। आंखें न काली थी, न भूरी, न कंजी। उन गोल और काली कोरों वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। यहाँ पर जो नीलू है उसके थोड़े से हम लोग रूप के बारे में देख लिए कि वह कैसा दिखता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नीलू की जो विशेषता थी उसके बारे में बताइए। ठीक है। तो वह ऊंची दीवार को एक छलांग में पार कर लेता था। नीलू का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। जो नीलू की आवाज़ थी, जो नीलू का स्वर था, वह बहुत ही भारी, मंद और गूंजने वाला था। एक बार अगर वह रात में भौंक देता था तो वातावरण की जो स्तब्धता है यानी चुप्पी है वह कंपित हो जाती थी, कांप उठती थी। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए वह लालायित नहीं रहता था। जो सामान्य कुत्ते वे खाने के लिए लालची बने रहते, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल ही वैसा नहीं था। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना। जो सामान्य कुत्ते होते वह जब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वह पूंछ हिलाकर अपनी जो खुशी है उसको व्यक्त करते हैं, लेकिन वह चापलूसी करने वाले कुत्तों में से नहीं था। वह पूंछ भी सामान्य प्रसन्नता के लिए नहीं हिलाता था। कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटता नहीं था। याचिका के दीन भाव से स्वामी के पीछे पीछे भी नहीं घूमता था। बिना कारण भौंकता भी नहीं था। काटना आदि प्रकृतिदत्त स्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। वह किसी को काटता भी नहीं था, अकारण भोंकता भी नहीं था, अपने स्वामी के पीछे पीछे भी नहीं घूमता था, किसी को चाटता भी नहीं था, पूंछ हिलाने के लिए, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ भी नहीं हिलाता था। ठीक है, यही सब। और खाने के लिए ललायित नहीं रहता था। यह सब उसकी क्या थी? विशेषता थी नीलू की। लेखिका कहती है, मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्तों के दैन्य से रहित, उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता है तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। लेखिका उसकी और एक विशेषता को बताते हुए हमें कहती है कि नीलू का स्वभाव ऐसा था कि कोई उसे खाना फेंक कर भी देता था तो उस फेंके हुए खाने को देखना तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात है, उस खाने की ओर वह देखता भी नहीं था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो बिना बहुत मनाए वह मेरे सामने आता ही न था। लेखिका का नीलू के प्रति और नीलू का लेखिका के प्रति अत्यधिक प्रेम है। इससे हमें देखने को मिलता है कि अगर उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता था तो वह बिना मनाए मानता भी नहीं था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहता, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह सदर्प धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि
कि लेखिका के मित्र की आने की सूचना लेखिका को कैसे मिलती थी। तो कैसे मिलती थी, जब कोई जान पहचान वाला विशेष परिचित आदमी आता था तो उसे देखकर नीलू क्या करता था, भीतर आकर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इसी प्रकार आना ही लेखिका को पता चल जाता था कि कोई मित्र उसका मिलने उससे आया है। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाता था। वह इतना समझदार था, जब लेखिका जब कह देती थी एक बार चिल्लाकर कि आ रही हूँ, इतना वह सुनता था और निश्चित अपने स्थान पर जाकर के फिर से बैठ जाता था। वह इतना समझदार था। न जाने किस सहज चेतना से वह अपरिचित या असमय आए व्यक्ति को जान लेता था। तब नितांत निरपेक्ष और उदासीन भाव से उसका घंटी बजाना, नौकरों का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहता और बैठकर वह ये सब क्रियाकलाप देखता रहता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें बुला रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आने की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने के पश्चात वह मूर्तिवत एक ही स्थिति में खड़ा रह जाता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति नहीं जान पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। अगर कोई उससे कह देता था कि गुरुजी तुम्हें बुला रही थी नीलू, जाओ, तो वह चला जाता था। और लेखिका जब उसे कहती थी कि कोई काम नहीं है तो वह वापस वहीं पर चुपचाप खड़ा रह जाता था। लेखिका भूल जाती थी, कभी कभी वह खड़ा और अपने कार्य में व्यस्त रहती थी। नीलू बेचारा उतनी देर तक खड़ा ही रह जाता था। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ। जो हिंसक और क्रोधी, भूटिये कुत्ते की विशेषता क्या थी? हिंसक होते हैं और क्रोधी होते हैं। और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ, आखेट मतलब होता है शिकार करना, अल्सेशियन जो कुत्ते होते वह शिकार करने वाले थे। आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हिंसक कुत्ता होता है, क्रोधी भी होता है, भूटिया कुत्ता जो उसका बाप था। आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ थी, यह भी शिकार करती थी, दोनों शिकार करते थे। लेकिन जो नीलू था उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह भी नहीं था। वह हिंसा बिल्कुल भी नहीं करता था, अर्थात किसी भी को मारता नहीं था, किसी दूसरे जानवर को। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में उसे किसी पशु पक्षी को झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, देखने वालों के लिए भी आश्चर्य की घटना थी। वह जितने वर्ष रहा, आज तक उसने किसी भी पशु पक्षी को झपटा नहीं मारा है या मारा नहीं। यह जो स्वभाव है, जो भी देखने आते थे उसके लिए आश्चर्य का विषय होता था कि यह कुत्ता एक तो हिंसक पशु है, पर यह किसी पर झपट्टा मारता नहीं है। मेरे बंगले के रोशनदानों में, रोशनदान कहते हैं जो आपके कमरे के बिल्कुल ऊपर में छोटा सा चीज़ लगा था जिसे वेंटिलेटर कहते हैं, उसे ही कहते हैं रोशनदानों, है ना। वहाँ से सूर्य की प्रकाश आती, सूर्य का किरण आता है, हवा गैस निकलने के लिए वो सब दिया जाता है, तो उसी को वेंटिलेटर यानी रोशनदाना कहते हैं। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेते। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गौरैया अपना घोंसला कहाँ बना लेते थे? तो लेखिका के बंगले के रोशनदानों में। मुझे उसके श्रमिक पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। अंततः कालांतर में उनमें और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पूरे शावक उड़ने के असफल प्रयास से रोशनदानों से नीचे गिरने लगते हैं। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी अन्य कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियम अनुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रख कर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर मानो प्रत्यक्ष कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण परीक्षण करता रहता। उसके इस नियम में कभी व्यतिक्रम नहीं पड़ा।
क्या होता है, जब रोशनदान में गौरैया जो है अपना घोंसला बना लेती है और वहाँ से जो नन्हे नन्हे शावक होते हैं, जो पक्षी के बच्चे होते हैं, वो जब उड़ने का प्रयास करते हैं और गिर जाते हैं तो नीलू उनका प्रहरी का काम करता है, अर्थात कोई अन्य जो जानवर है उस पर झपट्टा ना मार दे, उसके लिए वह उसकी रक्षा करता है उन बच्चों की, और अपने मुंह में हल्के से दबाकर लेखिका के पास ले जाता है और कहता है कि आप इनसे वापस रख दीजिए, जब तक लेखिका सीढ़ी लगाकर उसे रोशनदानों में फिर से उन पक्षी के बच्चों को नहीं रख देती है, तब तक नीलू वहाँ खड़ा रहता है। जब लेखिका अन्य जीवों को खाना दे रही होती है, मोर और खरगोश को, तो वह भी उनके साथ साथ इसी तरह से नित्य प्रतिदिन घूमता रहता है। यह क्रम हमेशा उसके जीवन भर चलता रहता है। उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा स्वीकृत और निश्चित था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षी के घर का चक्कर लगाता रहता। रात चाहे उजली हो, चाहे बादल गरज रहे हो, चाहे आंधी चल रही हो, उसके चक्कर को विराम नहीं था। रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर स्वर से ही हम अनुमान लगा पाते थे कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है। जो नीलू इतना समझदार था कि वह रात भर जो अन्य जीव जंतु पशु पक्षी रह रहे उन सभी की निगरानी भी करता था, पहरेदारी भी करता था। अब जो अगली पंक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि नीलू ने खरगोशों की प्राण रक्षा किस प्रकार की। तो अच्छे से सुनते चलिए, सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनते चलेगा। क्वेश्चन भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उनका आंसर, है ना, और पाठ भी हमारा खत्म हो जा रहा है। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। खरगोश क्या करते हैं, एक तरफ से बिल खोदते और दूसरी तरफ से निकलते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। एक बार क्या होता है, खरगोश लेखिका के कमरे से बिल बनाना शुरू करते हैं और पड़ोस में जाकर निकलते हैं। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, उनमें से क्या होता है, जो खरगोश आगे रहते हैं जंगली बिल्ले द्वारा छत विछत कर दिए गए। जो खरगोश आगे है और दूसरे बिल से जब निकलते हैं तो जो जंगली बिल्ला है उन्हें खा जाता है। सुरंग से बाहर आने वालों का जो हाल होता है उसमें भीतर रहने वाले अनजान रहते हैं। जो सुरंग से आ रहे थे जा रहे थे खरगोश, जो आगे थे वे तो बिल्ली के द्वारा शिकार कर लिए जाते थे, लेकिन जो पीछे रहते थे उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं था कि वे खरगोश गए तो गए कहाँ। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोश में सभी को मरजारी या श्रृगाल का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से पहरे के नित्य क्रम में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और शीत की कुहराच्छन्न रात की मलिन चांदनी में भी खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। लेकिन एक बार नीलू ने देखा कि पत्तियों की सरसराहट हो रही है, तो पत्तियों की सरसराहट से वह समझ गया कि खरगोशों पर संकट आन पड़ी है। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकालने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भींगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे तो वह शांत भाव से कड़वी दवाई भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। नीलू का एक स्वभाव भी था कि वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह कड़वी दवा भी पी लेता था और इंजेक्शन भी लगवा लेता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। एक बार लेखिका की दुर्घटना हो जाती है और वह दुर्घटना स्थल से ही अस्पताल जा पड़ती है, घर नहीं पहुंच पाती है। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल आदि सामान अस्पताल से ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास पा लिया। तब नीलू देखता है कि सभी लोग इतने व्यस्त हैं, लेखिका भी नहीं दिखाई दे रही, अर्थात जो कुत्ते की मालकिन है वह भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इस पर वह चिंतित हो जाता है, वह जो नीलू है व्यथित हो जाता है कि मेरी मालकिन गई तो गई कहाँ। जो भी उस संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचा वह नीलू की विषादमयी निचेष्टा मुद्रा देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहा। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। पट्टियों के घटा टोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर आश्वस्त होकर प्रहरी के चिर परिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे जा बैठा। 2 घंटे बाद
बहुत समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। नीलू जब अपनी मालकिन को अपने पास नहीं पाता है तो वह 3 दिन तक कुछ खाता पीता नहीं है। तब अंत में जब महादेवी वर्मा कहती है कि ठीक है उसे मेरे पास ले आइए, तो डॉक्टर की अनुमति लेकर के जो नीलू है उसको महादेवी वर्मा जी के पास ले जाया जाता है। और फिर जब महादेवी वर्मा को चोट लगती है तो उन्हें बहुत सारी पट्टियां बांधी जाती है। पट्टियों से ढके होने के कारण जो नीलू है उन्हें पहचानने में असमर्थ हो रहा है, पर धीरे धीरे वह उन्हें पहचान लेता है। बहुत समझाने पुचकारने के बाद जब महादेवी वर्मा नीलू को समझाती है तब वह घर जाने के लिए तैयार होता है। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर नर्सें सब उससे परिचित हो गए। महादेवी वर्मा जी से जितने भी जन मिलने आते थे अस्पताल में एक यह भी शामिल हो गया। यह भी नियमित रूप से जो नीलू है नियमित रूप से महादेवी वर्मा से मिलने जाने लगा और डॉक्टर नर्स जितने भी थे सब इसी को पहचान गए थे। नीलू से उनकी मित्रता हो गई थी, वे सभी परिचित हो गए थे नीलू से। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा, अतः उससे संबंध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। नीलू का जीवन पूरे 14 वर्ष का था। वह 14 वर्ष तक जिया और जन्म से मृत्यु तक महादेवी वर्मा जी के पास ही रहा था, अतः उससे संबंधित घटनाएं, नीलू से संबंधित घटनाएं महादेवी वर्मा जी के पास बहुत ही सारी थी। कुत्तों में वह केवल कजली के सामीप्य से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। दूसरे यहाँ पर जीव जंतु की बात की गई है जिसका नाम है कजली और एक है बादल, शायद कुत्ते ही हो। तो कुत्तों में वह केवल कजली के, तो यहाँ से पता चलता है कि कुत्ते में एक कजली भी थे और एक बादल भी थे और 2 कुत्ते थे। लेकिन जो कजली है वह बादल के साथ ही रहती थी, इसीलिए जो कजली और बादल एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। यही कारण था कि नीलू बेचारा अकेला ही रहा। वह कजली के समीप रहना चाहता था लेकिन कजली जो है वह बादल के साथ ही रहती थी, इसलिए बेचारा नीलू हमेशा अकेला ही रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन से रहित थी। कुत्ते की मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम्य होगी। मेरे पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिसके बुरा मान जाने को मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं है। लेखिका नीलू के साथ अपने स्नेह संबंध को बताती हुई कहती है कि जो नीलू है, नीलू से महादेवी वर्मा जी कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। जब नीलू की मृत्यु हो जाती है तो लेखिका को बहुत दुख होता है और उन्हें यह बातें याद आती है कि मेरे पास तो बहुत जीव जंतु है, परंतु जिसका बुरा मान जाने का मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं है। क्योंकि नीलू का स्वभाव ऐसा था कि अगर एक बार वह बुरा मान जाता था तो वो बिना लेखिका के मनाए मानता नहीं था। तो यह था पूरा नीलू संस्मरण जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह संस्मरण जो है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस संस्मरण को अच्छे से पढ़ पाए, नीलू चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाए। और मैंने जितने अंडरलाइन किए थे उसी से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका प्रश्न उत्तर जो इससे संबंधित पूछे जाते हैं उन सभी के करा दूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।